औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो तीसरा लेक्चर था रेगुलर क्लासेस में, उसमें हमने स्टार्ट किया था द बेसिक स्टेप ऑफ सीबीए। तो उसमें हमने कोई 6-7 स्टेप पढ़ लिए थे। उन स्टेप को मैं हल्का सा रिवाइज करता हूँ। पहला स्टेप जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। सबसे पहले हम तो ये जान चुके हैं कि व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ पॉलिसी असेसमेंट टूल where each policy or regulation is evaluated on the basis of cost and benefit to the society। तो कास्ट और बेनिफिट की बुनियाद पर जब हम सोसाइटी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एवेल्युएट करेंगे तो इसे हम कहेंगे कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज टू द सोसाइटी, एक पॉलिसी की। तो सीबीए का पहला स्टेप जो है वो स्पेसिफाई द सेट ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले जो स्टेप है सीबीए का वो ये है कि जो पॉलिसी मेकर है वो स्पेसिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ही पॉलिसी है, इसके अगेंस्ट कोई और भी पॉलिसी है। जितनी भी पॉलिसियां कंबाइन है, एक प्रोजेक्ट है, उसकी एवल्यूएशन करना चाहती है गवर्नमेंट। तो आया अगर वो एवल्यूएशन सक्सेसफुल नहीं होती तो इसके अगेंस्ट में कोई दूसरा प्रोजेक्ट है कि नहीं? अगर दूसरा प्रोजेक्ट है तो उन सब प्रोजेक्ट के 2 या 3 प्रोजेक्ट उनमें कोई एक सेलेक्ट करना है। तो इन सब को स्पेसिफाई करना है कि मेन प्रोजेक्ट आपका कौन सा है और आपके अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट कौन से हैं। प्रोजेक्ट स्पेसिफाई करने के बाद फिर इस प्रोजेक्ट में अमूमन क्या होता है, हमने पढ़ा था काउंटर फैक्चुअल। काउंटर फैक्चुअल मींस जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट पड़ा होगा अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट, उस अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट को कहा जाता है काउंटर फैक्चुअल। जो मेन प्रोजेक्ट की एवल्यूएशन होती है उसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं एक या दो, वो सारे कहलाते हैं काउंटर फैक्चुअल। अमूमन गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है तो फिर जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन कहलाता है स्टेटस को। स्टेटस को मींस कि ये यही प्रोजेक्ट है, अगर इसकी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस फेवरेबल आती है तो ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो ये जो नहीं किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेटस को। दिस इज कॉल्ड स्टेटस को। स्टूडेंट आ गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। अरसलान, अरसलान आवाज आ रही है? हेलो अरसलान, यस आवाज सर, आ रही? आ रही है आ रही है? सर, आ रही है। आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। अच्छा अरसलान, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की सर हुई है आपकी और वॉइस काइंडली लग रही है। हमने जहां समझ नहीं आया कि मुझे फिर बोलना है, हमने उसी तरह कोशिश करनी है कि क्या करना है। हमने अपने टाइम टेबल के मुताबिक ऑनलाइन लेना है और इसे मैं रिकॉर्ड करूंगा, आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा। लेकिन अटेंडेंस मस्ट है, यही अटेंडेंस हमने फिर ग्रुप में आगे एचओडी साहब को भिजवानी है कि आज की क्लास हुई है ऑनलाइन और इतने स्टूडेंट थे और इतने नहीं थे। तो ये शाबाश हुसैन बासित, हुसैन बासित शाबाश, इस तरह काइंडली। और अपने कैमरे ऑफ कर दे, कैमरे वगैरह ऑफ कर दे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मैं लेक्चर की तरफ जाता हूँ। अरसलान, आवाज बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल सर। हाँ, यस सर। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। तो नोट्स की तरफ अरसलान, आपने एक काम करना है, वो ये नोट्स की एक दफा दोबारा, कुछ पेजेस बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, तो काइंडली जरा इसका एक दफा खैर टाइम दे दो इसे। बेशक अगले पीर तक दे दो, इसे बड़े अच्छे तरीके से कर लो। अच्छा, तो हम जब क्लास में थे तो हमने पढ़ा था बेसिक स्टेप्स ऑफ सीबीए। पहला स्टेप है स्पेसिफाई द सेट ऑफ अल्टरनेटिव। स्पेसिफाई करना है उसमें व्हाट इज मीन बाय काउंटर फैक्चुअल, स्टेटस को, ये सारा हमने पढ़ा था। डी एक्स, डी एस सर एक्स मैकेना, उसके व्हाट इज मीन बाय डी एक्स मैकेना। पेजेस नंबर बता दें तो मैं सिर्फ वही सेंड कर दूं। जी सर हाँ पेज अरसलान, नंबर बता दें तो मैं सिर्फ वही भेज दूं। जी अच्छा, जी अच्छा। पूरी बुक अच्छा, दोबारा करना तो थोड़ा मसला ठीक होगा। है, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों अरसलान की आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, तो डिसाइड, दूसरा स्टेप जो है वो है डिसाइड हुज बेनिफिट एंड कास्ट काउंट स्टैंडिंग। तो जो स्टेप वाइज एकेडमिक है वो कहता है कि जो डिसाइड करना है कि इसमें किसके कास्ट और बेनिफिट को काउंट किया जाएगा, तो वो
उस सोसाइटी के कास्ट और बेनिफिट को काउंट किया जाएगा। अमूमन उसको दो तरीकों से काउंट किया जाए, प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव से भी काउंट किया जाता है और गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी काउंट किया जाता है। ये ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इस पे आगे जा। फिर तीसरा, कैटलॉग द इम्पैक्ट एंड सेलेक्ट मेजरमेंट इंडिकेटर। तीसरा स्टेप सीबीए का ये है कि अभी आपने कास्ट और बेनिफिट के जो इंडिकेटर है उसे आइडेंटिफाई करना है और उसका मेजरमेंट मैकेनिज्म डेवलप करना है कि आपके इस स्टडी में कौन कौन से फैक्टर आप समझते हो, एज एनालिस्ट समझता है, एनालिस्ट समझता है, प्रोफेशनल समझता है कि ये मेरे बेनिफिट है और ये मेरे कास्ट है। तो अगला स्टेप है इसका, चौथा नंबर स्टेप है प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट क्वांटिटेटिवली ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो इम्पैक्ट है ये इस प्रोजेक्ट के लाइफ तक, ये प्रोजेक्ट कितने अरसे तक चलेगा, इस सोसाइटी को कितने अरसे तक इस सोसाइटी के साथ अटैच रहेगा, इनके कास्ट और बेनिफिट के साथ अटैच रहेगा, इस दौरानिए तक हमने इस प्रोजेक्ट के क्वांटिटेटिवली का इम्पैक्ट जो है, चाहे वो कास्ट के हो चाहे वो बेनिफिट के हो, वो एवोल्यूएट करने हैं। देन अगला जो हमारा होगा वो है 5 नंबर, मोनेटाइज अटैच डॉलर वैल्यू, और इन्हें डॉलर वैल्यू देनी है। अभी मैं ऐसा सजा रहा हूं। और 6 नंबर है डिस्काउंट बेनिफिट एंड कास्ट टू ऑब्टेन प्रेजेंट वैल्यू। और 7 नंबर टॉपिक में हम थे। बेसिक स्टेप ऑफ सीबीए के 9 स्टेप है, जिसमें से 6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे 7वां। जब सारे कास्ट, हम चैप्टर पॉइंट नंबर 6 तक हमने पढ़ा था तीसरी क्लास में। आज पॉइंट नंबर 7, जो स्टूडेंट थोड़े अर्ली आए थे उन्हें दोबारा मैंने थोड़ा रिवाइज कर दिया। पॉइंट नंबर 7 है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच अल्टरनेटिव। आपने प्रोजेक्ट के अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर करने का तरीका, उसके इम्पैक्ट क्या है, उसको प्रोजेक्ट के लाइफ तक उसको क्वांटिटेटिवली एवोल्यूएट करना और उनका फिर क्या करना, उनको मॉनिटरी वैल्यू देना और फिर एक डिस्काउंट फैक्टर लेके आपने सारे मालूम कर लिए। प्रेजेंट वैल्यू अभी आपने मालूम करना है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच अल्टरनेटिव। अभी जितने भी आपके पास बेनिफिट है, जितने भी कास्ट है, लेट सपोज एक प्रोजेक्ट की जो सोसाइटी पर असरअंदाज होने के लिए वो प्रोजेक्ट लेता है 20 साल। प्रोजेक्ट का लेट सपोज एक पुल बना, ये 20 साल तक इसकी लाइफ है, तो इसके कास्ट और बेनिफिट 20 साल तक सोसाइटी के साथ अटैच रहते हैं। तो हर साल के लिहाज से जो हम कास्ट और बेनिफिट हमने क्वांटिटेटिवली हमारे पास है, अभी हमने उसे कन्वर्ट करना है आज की वैल्यू में। लेट सपोज एक प्रोजेक्ट आज बन रहा है, वो आने वाले 5 सालों तक सोसाइटी के कास्ट और बेनिफिट पे असरअंदाज होगा। तो आज इस साल का जितना कास्ट बेनिफिट होगा वो तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू में मौजूद है। अगले साल का 2021 का उस प्रोजेक्ट का कास्ट और बेनिफिट सोसाइटी के लिए क्या होगा, तो 2021 को हमने कन्वर्ट करना है 2020, क्योंकि आज पे हम डिसीजन लगे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 2023 के कास्ट बेनिफिट को कन्वर्ट करना है 2020 आज। तो इस तरह जितने भी अब फ्यूचर ईयर्स में फ्लोज हैं, चाहे वो फ्लोज बेनिफिट है, चाहे वो फ्लोज इनकम फ्लोज जो है वो कास्ट है, उन सबको हमने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में। तो प्रेजेंट वैल्यू को में कन्वर्ट करने का तरीका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां हम सीखेंगे। लेट सपोज हम कहते हैं 7 नंबर पॉइंट में हम सारे बेनिफिट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जितने भी बेनिफिट वो देगा सोसाइटी को। इसी तरह जितने भी वो कास्ट देगा सोसाइटी को, तो उसको हम एवोल्यूएट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में। फिर बेनिफिट भी प्रेजेंट वैल्यू में आ गया, कास्ट भी बेनिफिट प्रेजेंट वैल्यू में आ गया, तो इसको अभी हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। दैट वैल्यू इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी क्राइटेरिया क्या है इस पे डिसीजन लेने का? 7 नंबर पॉइंट पे हम पहुंच गए कि हमने एक प्रोजेक्ट के लाइफ, ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जो ये ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट एंड ऑल काइंड ऑफ कास्ट गिवन टू द सोसाइटी करता है और उसको मेजरमेंट हम कर रहे हैं, तो सबको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंट वैल्यू में। अभी जब बेनिफिट्स और कास्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट ओवर द लाइफ ऑफ दैट प्रोजेक्ट टू द सोसाइटी। तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? डिसीजन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है एनपीवी में। डिसीजन क्राइटेरिया ये कहता है अगर प्रोजेक्ट एक ही है, इसके अगेंस्ट स्टेटस को है,
काइंडली स्टूडेंट सुने, द बेसिक जो, एक मिनट, कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स आने दे उसको। अच्छा कमेंट्स आ गए, कमेंट से मैंने ये हाइलाइटर लिया। ये इक्वेशन नंबर 1.4 के नीचे देखें जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। तो द बेसिक डिसीजन रूल फॉर अ सिंगल अल्टरनेटिव रिलेटिव टू द स्टेटस को, अगर सिंगल अल्टरनेटिव कोई इसके मध्य मुकाबिल कोई दूसरा है नहीं, इस सिंपल बेसिक रूल सिंपल है। अगर प्रोजेक्ट ए की है तो आप, अगर एनपीवी पॉजिटिव आई है तो आपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, अगर एनपीवी नेगेटिव आई है तो आपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। ये सिंपल केस है फॉर सिंगल प्रोजेक्ट। अगर मेनी प्रोजेक्ट होंगे, व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रोजेक्ट, ये दूसरा पैराग्राफ, व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रोजेक्ट, व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रोजेक्ट, तो फिर क्या होगा, ये वाला, व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रोजेक्ट, तो फिर क्राइटेरिया ये कहता है कि जितने भी, लेट सपोज अगर 3 प्रोजेक्ट है तो जिसकी सबसे हाईएस्ट एनपीवी होगी उसे सेलेक्ट किया जाएगा, बशर्त ये कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए। लेट सपोज अगर तीनों प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव आ गई तो कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। एनपीवी की बेसिस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? पहला, काइंडली अपने स्पीकर ऑफ कर दो, जब क्वेश्चन करना हो तो फिर स्पीकर ऑन कर दो और बड़ा फोकस करो। अच्छा, हर पॉइंट पे फोकस करो, बिल्कुल आपको टफ सा पेपर मिलेगा। तो एनपीवी मींस all present value converted, all benefit converted into present value minus all benefit cost converted into present value. So the difference is called NPV. What is the criteria of NPV? If the project is single, so criteria is very simple. NPV with positive value will be selected, is the indicator to select the project, otherwise the project will be rejected. यानी सिंगल केस में एनपीवी का पॉजिटिव होना जरूरी है, अगर एनपीवी नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट एक से ज्यादा है तो जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा होगा, बशर्त ये कि उसका एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लेट सपोज सारे प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव एनपीवी पे किसी सूरत में भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। NPV is also called present value of net social benefit. Question number 1.5. क्योंकि NPV हमने निकाला on the basis of cost and benefit to the society, तो इससे इस NPV को हम ये भी present value of the net social benefit of the society, तो हम इसे कहेंगे net social benefit, present value of net social benefit of the society. अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास कुछ और भी तरीके, however, ये जो नीचे वाला अंडर थोड़ा सा मैंने साइड हाईलाइट किए, ये स्टूडेंट इधर, ये however before turning to sensitivity analysis we discuss decision making in a bit more detail. इसके जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 8, वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये कह रहे हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में जाने से पहले हम जरा डिसीजन को मोर डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। तो मोर डिटेल में ये कहते हैं कि हमारे पास 2 और तरीके भी हैं प्रोजेक्ट को एवल्यूएट करने के, उसके कॉस्ट और बेनिफिट। एक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा है बेनिफिट कॉस्ट रेशो। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इसकी बात की जाएगी चैप्टर नंबर 6 में, जबकि कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 में उसके बारे में बात की जाएगी। तो कहते हैं हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं। एनपीवी के अलावा हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का भी तरीका है जो हम सीखेंगे चैप्टर 6 में। एंड आल्सो देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशो which will be discussed in chapter 2. वो कह रहे हैं कि एनपीवी के अलावा भी हमारे पास 2 तरीके और हैं, लेकिन सबसे पायदार तरीका जो है वो एनपीवी का है। फिर क्या कहता है, the appropriate criteria to use, highlight ये, the appropriate criteria to use is the NPV rule. Other methods sometimes give incorrect answer to the NPV. अच्छा, तो अदर जो मेथड है वो इनकरेक्ट आंसर देते हैं, तो अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया यही है कि एनपीवी को फॉलो किया जाए। लेकिन एनपीवी का एक ड्रॉबैक है, यानी हमने अदर तरीके तो नहीं पढ़े, लेकिन हमें जर्नली समझा दिया गया कि सबसे बेस्ट तरीका एनपीवी है, लेकिन एनपीवी के में एक ड्रॉबैक भी मौजूद है, इसका एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है
वो नुकसान ये है। काइंडली स्पीकर आप क्वेश्चन जिसने करना है वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये वो नुकसान क्या है। वाइल क्या कहता है, वाइल द एनपीवी क्राइटेरिया रिजल्ट इन अ मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहता है एनपीवी हमें मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 3 प्रोजेक्ट है तो आप सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने लगे हो जो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देता है सोसाइटी को, लेकिन वो मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो हो सकती है पर मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकती। तो एक तजाद है। एनपीवी हमें मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में तो तक पहुंचा सकता है, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तक हमें नहीं पहुंचा सकता। ये जो मैंने हाईलाइट किए थे ये वाले पॉइंट, इसका क्या मतलब है, यानी एनपीवी मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के पॉइंट तक हमें लेके जा सकता है, लेकिन मोस्ट तक नहीं। मोस्ट मींस मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तक नहीं लेके जा सकता है। लेट्स सपोज इसको हम समझते हैं इस ग्राफ के जरिए। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में बेनिफिट और कॉस्ट जो है वो y एक्सिस पे है और आउटपुट जो है वो x एक्सिस पे है। तो सपोज किया जाता है कि बेनिफिट इज अ फंक्शन ऑफ q एंड कॉस्ट इज आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ q। बेनिफिट भी फंक्शन ऑफ q है, कॉस्ट भी फंक्शन ऑफ q है। लेट सपोज बेनिफिट का कर्व जो है वो क्या जा रहा है, हिल की तरह जा रहा है, जबकि जो कॉस्ट का कर्व है वो वैली की तरह जा रहा है, या जो बेनिफिट का कर्व है वो क्वाड्रेटिक कर्व है, हूबहू क्वाड्रेटिक की तरह ऊपर जा रहा है। अगर ये हमारे एक प्रोजेक्ट है उसके ये कास्ट और बेनिफिट है, उसके ये क्या है, कास्ट और बेनिफिट है, और ये बेनिफिट भी एज अ फंक्शन ऑफ क्यों है। क्वांटिटी आप वेरी करते हो तो बेनिफिट बढ़ते जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कास्ट, उस प्रोजेक्ट का कास्ट भी शुरू में कम होता है, वक्त के साथ साथ वो कास्ट बढ़ता जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेनिफिट से एक्सीड कर जाता है। तो हमने इसकी क्या चीज नजर नहीं आ रही है कम नहीं जलाल? ब्लेंड कारी नहीं ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि नहीं? हेलो ये कौन है काइंडली, हाँ बोले कौन है 1934 कौन है जी? ग्राफ जैसे मुझे बोले ना। हवावी P10 लाइट, इसको अपना रोल नंबर दे दो। जलाल ये ग्राफ यस सर, यस सर, ग्राफ नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? काइंडली जिसको नजर नहीं आ रहा है सर वो, मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसे नजर नहीं आ रहा है काइंडली वो बोले ना, कि पता लगे कि यार नजर नहीं आ रहा है। कि नजर किसको नहीं आ रहा था? और इसके बाद मैं अटेंडेंस पे नहीं आऊंगा, ये अटेंडेंस मेरी हो गई है। और हवावे जो है वो गायब है, ये इसका रोल नंबर मेरे पास नहीं है। कि मैं 1923 नहीं 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 ना, काइंडली आसफंदियार बच्चे इस किसको रोल नंबर दे दो। अच्छा मैं Yes, जा sir. रहा हूँ, लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ, मैं दोबारा पीछे जा रहा हूँ। देखो हमने इस दफा बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन को हमने यूटिलाइज करना है। तो हम थे जेब आलम, मेरे ख्याल में नहीं है, चलो जलाल ही को मैं मुखातिब करूंगा। जलाल, हमने क्लास में 6 पॉइंट पढ़े थे, 7 पॉइंट के अंदर तकरीबन हम रुक गए थे। तो 7 पॉइंट क्या था, जब आपके पास सारे कास्ट और बेनिफिट ओवर मेनी ईयर्स मौजूद है। इस प्रोजेक्ट की लाइफ, लेट सपोज आज एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जा रहा है, उसकी लाइफ जो है वो 5 साल है। तो 2021, 22, 23, 24, 25, 21 में ये क्या सोसाइटी को कास्ट और बेनिफिट देगा, 22, 23, 24, 25, उन सबको हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वो हम ऐसे कन्वर्ट करने का तरीका यही है, ये जो हमने पॉइंट नंबर 6 में पढ़ा था, ये पॉइंट नंबर 6 में पढ़ा था कि जी जितने भी बेनिफिट है डिवाइड बाय 1 प्लस सोशल कास्ट ऑफ द सोसाइटी। हर साल का हम इस तरह करेंगे और इससे निकालेंगे क्या, इसके तमाम बेनिफिट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू में, इसी तरह तमाम कास्ट प्रेजेंट वैल्यू में। किस तरह निकालेंगे ये इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल आएंगे तो जब करेंगे। तो थ्योरेटिकली हमें समझ आ गई है, जितने भी एक प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ अगर 5 साल है तो 2021, 22, 23, 24, 25,
हर साल में वो सोसाइटी को कास्ट भी दे रहा है, बेनिफिट भी दे रहा है। तो हर साल का हमने आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना है कास्ट और बेनिफिट को। उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला 1.2 और 1.3 है। फार्मूला आपके जहन में बैठ गया। कैलकुलेट किस तरह करेंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे? तो कैलकुलेट करने के बाद हम जितने भी बेनिफिट है प्रेजेंट वैल्यू, वो मनफी उससे मनफी किया जाएगा कास्ट प्रेजेंट वैल्यू, और जो रिजल्ट आएगा वो एनपीवी कहलाएगा। तो एनपीवी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? प्रोजेक्ट एक है तो एनपीवी को पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, अदरवाइज स्टेटस को। अगर प्रोजेक्ट एक से ज्यादा है तो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू वाला एनपीवी सेलेक्ट किया जाएगा, बशर्त ये कि वो पॉजिटिव हो। ऐसा ना हो कि तीनों नेगेटिव हो। लेट सपोज एक की एनपीवी आ रही है -10, दूसरे की -15, तीसरे की -8, तो -8 तो सेलेक्ट कर दिया जाएगा, वो सबसे बेस्ट है। सबसे कम जो नुकसानदेह है वो -8 है। लेकिन नहीं, हमने पॉजिटिव लेना है, तो एनपीवी को पॉजिटिव हर सूरत में होना चाहिए। फिर अगर एक से ज्यादा है तो जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर क्योंकि एनपीवी हमने सोसाइटी के कास्ट और बेनिफिट के बुनियाद पे बनाए हैं, इसीलिए एनपीवी को हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट सोशल बेनिफिट टू द सोसाइटी। फिर ये कहता है स्टेप नंबर 8 में जाने से पहले एक दो और तरीके, उनके भी नाम सीख लो, जो हम चैप्टर 6 और 2 में करेंगे। तो पहला तरीका कहा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये जी वो पहला तरीका है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और दूसरा तरीका है बेनिफिट कास्ट रेशो, जो चैप्टर 6 और 2 में किए जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ये दो तरीके और भी हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है अभी इधर से जो कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, द एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया टू यूज इज द एनपीवी। एनपीवी सबसे बेस्ट है, जबकि दूसरे जो है वो कुछ इनकरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो एनपीवी बेस्ट है। फिर एक बहस छिड़ जाती है कि एनपीवी मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ तो लेके जाता है, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ नहीं लेके जाता है। मोर और मोस्ट का क्या मतलब है? मोस्ट जिससे आगे कोई और फर्दर चेंज ना हो सके। मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा फायदा देना। यानी एनपीवी एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो हमें मोस्ट की तरफ लेके जा सके। इस मोस्ट और मोर को समझने के लिए मैं इस ग्राफ पे आ गया था। ये ग्राफ जो है आपका, ये ग्राफ, इस ग्राफ में जी लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है, उसका जो बेनिफिट है वो भी एज अ फंक्शन ऑफ क्यू है, उसके जो कास्ट है वो भी फंक्शन ऑफ क्यू है। दोनों का कर्व हमें दिया गया। लेट सपोज इस जी जी बोले कौन है? हेलो अच्छा, मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, जो प्रोजेक्ट के बेनिफिट है और कास्ट है वो दोनों एज अ फंक्शन ऑफ क्यू है, एज अ फंक्शन ऑफ क्यू है। और ग्राफ हमें एक पिट किस्म का ग्राफ दिया है कि जो बेनिफिट है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रहे हैं, फिर ऐसा ऐसा गिरेंगे। जो कास्ट है वो शुरू में कम होता है, फिर ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है और वो बेनिफिट से एक्सीड करता जाता है। तो इस दरमियान वाले पोर्शन में बेनिफिट माइनस कास्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इस दरमियान वाला पोर्शन जो है, यानी इन लाइनों के दरमियान, ये बेनिफिट से हम कास्ट मनफी करते हैं ना, ये जो लाइनों का गैप है जो उन्होंने ड्रा करके दिए 4, तो ये जो है ये वो जगह है जहां पर इस प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव आएगा। इस प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव आएगा। तो लेट सपोज अगर अगर हमारा जो ड्यू टू रिसोर्सेज, देखो अगर मोस्ट ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, लेट सपोज ये प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट है, उनके कंबाइनली क्या है, कास्ट और बेनिफिट है। तो हमें दिया गया अगर हमें एक ही प्रोजेक्ट दिया गया कि यार आपने सेलेक्ट करना है, तो लेट सपोज मेरी कैलकुलेशन तो इधर भी आ सकती है। ये कैलकुलेशन भी मेरी कहती है कि प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, क्योंकि बी क्यों ग्रेटर देन सी क्यों है, बी क्यों ग्रेटर देन सी क्यों है। अगर मेरी कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरी कैलकुलेशन ये ऑप्टिमल हो। तो इसी तरह एनपीवी इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस शो करता है, जो मोर हो सकता है स्टेटस को से अच्छा, लेकिन ये मोस्ट की तरफ हमें नहीं लेके जा सकता है। हमें पता ही नहीं है कि इन दोनों के डिफरेंस के दरमियान में कितने बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकते हैं इस कास्ट के डिफरेंस के दरमियान में। तो ये एक फर्क है एनपीवी का कि ये हमें मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो बता सकता है, पर मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें नहीं बता सकता।
इसके बारे में काइंडली स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करे। मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनपीवी, व्हाट इज मीन बाय मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ criteria of NPV rather than most efficient allocation of resources? जी शाबाश अरसलान, कोई क्वेश्चन करें। सर अगर ये जो जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं वहां आ जाए तो फिर क्या होगा? अगर लेट सपोज देखो, यानी बेहतरीन प्रोजेक्ट ये वाला है जो ये मैंने सर्कल लगाया हुआ है। अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट बेहतरीन है, लेट सपोज ये 4 प्रोजेक्ट की एवल्यूएशन हुई है, ये हर प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट और बेनिफिट है वो आइडेंटिकल है, लेकिन इसमें जो बेस्ट प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट नंबर जो सर्कल है ये है। अगर अगर बाय चांस आपका ये आ गया, अगर बाय चांस आपका ये आ गया तो ये हो सकता है कि आप मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको सारे प्रोजेक्ट नहीं दिए गएंगे, देखो पैसे है ना, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप पैसा खर्च करना चाहते हो, अब सेटिस्फेक्शन तो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं। तो आप लेट सपोज आपके पास 20-30 रुपए है, तो आप जाते हो, आपने चाय पी ली, सर में दर्द था या जरूरत थी, चाय पी ली, जी बस सेटिस्फाई हो गए। आप अगर आगे जाते हो कोई और चीज थी, ओ हो अगर वो पैसे मैं वहां ना लगाता तो इधर मुझे ये चीज, मुझे ओ हो ये बहुत जरूरी थी, चाय से बहुत जरूरी थी। तो इसका यही मतलब है, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये आपको आइडेंटिफाई नहीं होते को कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन जो गिवन एनपीवी का एक नुकसान ये है कि ये आपको रिजल्ट पॉजिटिव दे देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे फुली यूटिलाइज हुए हैं। हमें फुली यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि उन रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करना है कि उससे और फायदा आगे, और फायदे के ऐसी हद तक जाए कि और रेट ऑफ चेंज ना आ सके, फायदे में, बेनिफिट में और रेट ऑफ चेंज ना आ सके। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, मोस्ट की तरफ जाना बड़ा मुश्किल काम है। अलबत्ता मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये करता है, कौन करता है? एनपीवी। तो ये था एनपीवी का क्राइटेरिया। एनपीवी में एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है पर मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करता, क्योंकि जब तक आपको सारे प्रोजेक्ट क्लियर ना हो, लेट सपोज अगर आपको स्टेटस को दिया गया है तो अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो सेलेक्ट कर दिया जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बहुत सारे दिए गए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें वो प्रोजेक्ट भी हो जिसकी रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन हो सकती हो। इस बुनियाद पर हम कहते हैं एनपीवी का क्राइटेरिया है। इसका अच्छी बात यह है कि मोर एफिशिएंट एलोकेशन दे देता है, लेकिन बुरी बात यह है कि मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन जो हो वो नेसेसरी नहीं है, बाय चांस आ सकता है, वो नेसेसरी नहीं है। अच्छा, हाँ, इसका अगला पॉइंट है परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस। मैं सेंसिटिविटी, अच्छा मैं एक मिनट, सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए भी मैं जाता हूँ अगले पेज पे। ये लाइनें ड्रा ना करें, ये लाइनें छोड़ो, आप अपना पढ़ लो, यही काफी है। अच्छा। सर ये इक्वेशन 1.2 और 1.3 जरा वजाहत करें सर। अच्छा जी, 1.2 और 1.3। अच्छा अरसलान, इसकी काइंडली जरा अच्छे से वो बना लो। अच्छा इक्वेशन 1.2 ये कहता है कि एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये मैं बता दूं, मैं जूम का एक बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जूम हर आपका जो आइडेंटिटी है ना, आपकी आइडेंटिटी जो भी है, लेट सपोज किसी का रोल नंबर लिखा गया या एच मोबाइल लिखा गया, जो भी है, ये अलहदा हर डिस्टरबेंस को अलहदा एक फोल्डर में पार्टिसिपेंट ऑडियो जो होती है वो उसे रिकॉर्ड करता है, तो वो पता लग जाता है कि यार कौन क्या कर रहा था, कौन ये आवाज किसकी थी। तो ये याद रखिए, जूम में होता है, खुद भी ट्राई कर ले। तो क्वेश्चन पूछे अननेसेसरी वैसे कुछ ना करें। अच्छा, तो 1.2 ये कहता है कि जितने भी प्रोजेक्ट के बेनिफिट है ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उन सबको हमने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में। तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका कार ये है कि उस प्रोजेक्ट के जितने बेनिफिट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बीटी बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डिवाइड किए जाएंगे 1 + s⁻t पे। ये वही है जो हमने फार्मूला पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n।
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ये फ्यूचर और प्रेजेंट का एक रिलेशनशिप है। तो ये हमने फाइनेंशियल मार्केट में भी किया था, मैथ में भी किया था। इस फार्मूले का यूज करते हुए जब हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय वो डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है। 1 प्लस एस रेज टू पावर टी इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। तो ये सारी बेनिफिट को ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट उसे कन्वर्ट करता है प्रेजेंट में वैल्यू में। 1.3 सारे कास्ट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करता है प्रेजेंट वैल्यू में। फिर इन दोनों का डिफरेंस पॉइंट नंबर 7 में मालूम करते हैं। डिफरेंस जो आता है उसे एनपीवी कहा जाता है। पॉजिटिव को सेलेक्ट किया जाता है। फिर एनपीवी के बाद हमारे पास आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कास्ट रेशो भी एक तरीका कार है जो चैप्टर 6 और 2 में आएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कार एनपीवी सर ये हाँ जी बोले। ये बेनिफिट जो है सर ये गिवन होगा। हाँ ये गिवन होगा। ये आपको तरीकाकार बता रहे कि एक एनालिस्ट या प्रोफेशनल जो है वो इस तरीके से ऐसा ऐसा कैलकुलेट करते हैं। आपको कोई चीजें नहीं दी, आपको डिजिट्स, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए होंगे। बेनिफिट दे 2001 में इसका बेनिफिट ये है, कास्ट ये है 2003, 2004, 2005, 2006, इसकी बुनियाद पे इसका एनपीवी मालूम करो। आपने ऐसा कोई ना इम्पैक्ट मालूम करने हैं कि बेनिफिट के क्या, आपको वैल्यू दी गई होगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं और एनपीवी के जरिए उसका जवाब मालूम करना है। तो एनपीवी जब हम आगे लेके गए हैं तो एनपीवी में मसला है मोस्ट की तरफ ये नहीं लेके जाता है। इसकी मिसाल ये ऐसी है जिस तरह अरसलान जा रहा है, उसने 20-30 रुपए उसने खर्च कर दिया, आगे जाता है ओह अगर ये मैं यहाँ कर लेता। तो हमें प्रोजेक्ट का पता नहीं होता कि और इस पैसे में और बेहतरीन काम किस तरह हो सकता है। तो ये बाय चांस वो नेसेसरी नहीं है कि ये आपको मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करे, बस इसको समझ जाओ मोर और मोस्ट को। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा वो 8 नंबर है, वो जरा इधर मध्यम है। इधर अभी मैंने व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर निकाली थी पर ये क्यों नहीं रुक रहा। हाँ रुक रहा है, अभी रुक रहा है। तो लेट सपोज हाँ ये अगर इसे मैं बड़ा कर, अच्छा ये पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 8 परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस। अभी ये कर्सर नजर आ रहा है ऊपर जो मैं रख रहा हूं जहां, ये 8 कर्सर नजर आ रहा है क्योंकि जब स्क्रीन शेयर है तो कर्सर भी। परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस फिर जो एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो वाकई ये सारा डेटा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम अगर खत्म हो गया तो हम फिर वो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, क्लास खत्म हो जाए। 8 नंबर में सेंसिटिविटी एनालिसिस है। As the foregoing discussion emphasized, there may be a considerable uncertainty about both the predicted impact and the appropriate monetary value। ये कहते हैं फिर ये जो जरूरी नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है इस सीबीए में। वो अनसर्टेनिटी ये है कि जो आपने बेनिफिट, जो एक्सपर्ट है उसने जिन पॉइंट को कहा ये बेनिफिट है, लेट सपोज जो हमारा क्वेक्विला का एग्जांपल है उसमें ये बेनिफिट है कि टाइम सेविंग, ऑपरेटिंग, लाइफ को बचाना, ये सारे बेनिफिट हैं। तो वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है, वो बेनिफिट जो होती है वो अनसर्टन हो सकती है, वो उसके अंदाजे हो सकते हैं। फिर उनको मॉनिटरी वैल्यू देना, फिर कास्ट के जो इंडिकेटर है वो आइडेंटिफाई करना। कि मिसाल के तौर पे मॉनिटरी वैल्यू में बड़ा आसान है। लेट सपोज अगर आप काम करते हो तो आप कहते हो कि जी मैं एक बंदा दुकान चलाता है, तो ये बड़ा आसान है कि जी मैं 50,000 का सामान लेके आया हूँ और 60,000 का मैंने इससे कमाया है, तो 10,000 मैंने कमा लिए। लेकिन जो सोसाइटी के कास्ट बेनिफिट इंडिकेटर्स है वो बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है। लाइफ बचाना जी, लोगों की एक सड़क बनी है तो वहां से लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, तो ये जरा इमेजिनरी इन नेचर है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। तो इसी वजह से ये कहते हैं इन चीजों के साथ बड़ी अनसर्टेनिटी अटैच होती है। इस अनसर्टेनिटी को समझने के लिए चैप्टर 7 हमें यह समझाएगा कि हम इस अनसर्टेनिटी को किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम बेनिफिट के इंडिकेटर कहेंगे कि हाँ वाकई ये इंडिकेटर बिल्कुल ठीक है, उन्हें मॉनिटरी वैल्यू देना। तो यानी चैप्टर पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि इस पूरे सीबीए की स्टडी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ये तो एक्सपर्ट का नजरिया है कि वो कहता है कि यार बेनिफिट के ये इंडिकेटर है, कास्ट के ये इंडिकेटर है, इसकी मॉनिटरी वैल्यू ये होनी चाहिए, लाइफ को मॉनिटरी वैल्यू देना, इस तरह के। तो
जरा सीबीए की जो स्टडी है ये बड़ा नई स्टडी है और इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने के लिए चैप्टर 7 अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेगा। तो पॉइंट नंबर 8 है अनसर्टेनिटी। व्हाट इज मीन बाय अनसर्टेनिटी? as we well aware that the process of CBA is completely involve uncertainty on the basis of जो इसके कास्ट और बेनिफिट को जो इंडिकेटर है उसको मॉनिटरी वैल्यू देना। कौन से इंडिकेटर आप समझ रहे हो कि ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, कौन से कास्ट है, तो इनको ये सारे मालूम करना इसमें अनसर्टेनिटी है। और 9 नंबर जो आखिरी इसका पॉइंट है वो है मेक अ रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन अमूमन हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी करते हैं। ये जो मैंने कर्सर रखा और थोड़ा कलर के साथ ब्लू कलर के साथ थोड़ा लाइनें हाईलाइटेड है, एज वी हैव एम्फसाइज्ड हाउ द एनपीवी आर प्रोडक्टेड वैल्यूज। तो एनपीवी पे हम रिलाई करते हैं, रिकमेंड करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। एनपीवी अगर पॉजिटिव अकेला प्रोजेक्ट तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट को करना चाहिए। फिर एनपीवी के दो किस्म के वो है, दो किस्म के रिकमेंडेशन है एनपीवी के, एक पॉजिटिव और दूसरा नॉर्मेटिव। आप अच्छी तरह वाकिफ हो व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मीन बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो है ये साइंस की दो ब्रांचें हैं। पॉजिटिव में आपने जो फैक्ट्स इकट्ठा किया उसको जू का तू बयान कर देना, ये पॉजिटिव है। लेट सपोज आप कहते हो एनपीवी पॉजिटिव आ गया, ये एनपीवी की ये वैल्यू है। फिर उस बुनियाद पर जो एनपीवी की जो वैल्यू आई है उन बुनियाद पर जब आप सजेशन देते हो दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा एनपीवी पॉइंट नंबर 7। एनपीवी हम क्या करते हैं, जितने भी हमने बेनिफिट निकाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस जितना कास्ट निकाला है उनकी प्रेजेंट वैल्यू, इस बुनियाद पर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे एनपीवी आता है। एनपीवी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? फर्दर हमने पढ़ा एनपीवी के अलावा हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेनिफिट कास्ट रेशो के भी तरीके हैं जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होते। एनपीवी सबसे अच्छा है, लेकिन एनपीवी याद रखो हमें मोर एफिशिएंट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो बता सकते हैं, मोस्ट एफिशिएंट नेसेसरी नहीं है कि बताए, वो बाय चांस आ सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने ये पढ़ा कि ये जो सारी सीबीए की एक्सपर्ट जो कैलकुलेशन करते हैं वो सारा जो होता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। किस तरह वो कहता है कि ये चीजें बेनिफिट है, ये कास्ट है, उनको मॉनिटरी वैल्यू देना, उनको मैयर करना, तो इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस सीबीए की स्टडी में अनसर्टेनिटी है, जो हम चैप्टर नंबर 7 में समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू डील विद अनसर्टेनिटी। फिर 9 नंबर जो स्टेप है सीबीए का वो ये कहता है कि अभी रिकमेंड करो। तो रिकमेंडेशन हम एनपीवी की बुनियाद पे करते हैं, वो पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नॉर्मेटिव भी कर। पॉजिटिव मींस जो आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास जो फैक्ट आ गए वो आप फॉरवर्ड कर देते हो, लेकिन जो फैक्ट आ गए उसके साथ अगर आप सजेशन भी देते हो तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। तो ये था सारा का सारा एनपीवी। एनपीवी के बाद फिर हमारा अगला जो टॉपिक है, अच्छा हमारा अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लेंसेज। ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लेंसेज। हमने सीबीए को सीखा, सीबीए का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीए? शाबाश, सीबीए का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे पास अच्छे बेहतरीन किस्म के स्टूडेंट हैं। सोसाइटी को मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करना। हाँ बिल्कुल ठीक, सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करना, यूटिलिटी प्रोवाइड करना, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसका बेहतरीन इस्तेमाल, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फुली, तो बाय चांस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। तो ये सीबीए है। ऑब्जेक्टिव भी हमें पता है, फिर हमने इसके स्टेप पढ़े हैं, 9 स्टेप हमने पढ़ लिए कि सीबीए में ये काम होते हैं। अभी हमने क्या काम करने हैं सीबीए में एज अ कोर्स वाइज, हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हमने इसके क्या करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो अगला जो इसका टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है स्टेप को करने के बाद, अरसलान काइंडली अगली दफा लाजमी यार इसको वो कर लो। अच्छा देखो ये पेज, फिर कुछ इसका बेहतरीन आराम से, बेशक सारा एक दिन मत करो, 2-3 चैप्टर कर लो और बाकी। अच्छा अगला जो, अभी देखो मैं इधर से भी आता हूँ उधर से भी आता हूँ, और इससे ज्यादा अभी से और
इसे वो मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, ये फिर छोटा होता है। अच्छा, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लेंसेज। क्योंकि अगर सोचे तो सीबीए क्या है? पॉलिसी असेसमेंट टूल है। 2 मिनट रह गए। पॉलिसी असेसमेंट टूल है, अगर क्लास खत्म हो जाए तो मुझे एक मैसेज दे देना है। पॉलिटी असेसमेंट टूल है, और ये कौन करता है? ये ब्यूरोक्रेट करते हैं, और इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यानी ब्यूरोक्रेट ये करते हैं। तो इसकी वजह से ब्यूरोक्रेट का नेचर जो होता है वो इस असेसमेंट पर बड़ा असरअंदाज होता है। ब्यूरोक्रेट के 3 किस्म के रवैये होते हैं, 3 किस्म के ब्यूरोक्रेट होते हैं। एक एनालिस्ट, एक क्या होते हैं? एनालिस्ट होते हैं। एनालिस्ट इसी तरीके से जाता है जो स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है। एनालिस्ट क्या करता है? वो जो हमने स्टेप पढ़ लिए इन बुनियादों पे जाता है और कॉस्ट और बेनिफिट को एवेल्युएट करता है। जबकि ब्यूरोक्रेट का दूसरा जो इसका एटीट्यूड है, दूसरी किस्म के जो ब्यूरोक्रेट है वो गार्डियंस होते हैं। गार्डियन किस ब्यूरोक्रेट को कहते हैं? गार्डियंस उन गार्डियन का मतलब है निगहबान, सरपरस्त। तो जो हुकूमत के पैसों पे जो सरपरस्त होते हैं वो अमूमन जो फाइनेंस वाले होते हैं, जो बजटरी एजेंसीज होती हैं, वो उन ब्यूरोक्रेट को कहा जाता है गार्डियंस। गार्डियंस आर ऑफन फाउंडेड इन सेंट्रल बजटरी एजेंसीज। तो अकाउंटिंग जहां होती है, जिनसे पैसा जाता है, जो फाइनेंस वाले होते हैं, ये गार्डियंस होते हैं, गवर्नमेंट एलोकेशंस के, पब्लिक फंड्स के गार्डियंस होते हैं। तो ये इनका नेचर क्या है? फिर ये अपने लिहाज से सीबीए को देखते हैं। ये इनका तरीकाकार क्या होता है? अगर ये मैं कर्सर ये इधर देखें, their nature tendency is to equate benefit with revenue inflow to their agency or other government offices, and to equate cost with revenue outflow from their agencies or their other government offices. अच्छा, फिर जो गार्डियंस होते हैं ना, उनके लिए कास्ट और बेनिफिट क्या है? क्योंकि उनका सारी उम्र उनका काम जो होता है वो पैसे आए पैसे गए, तो उनके लिए वो कहते हैं जो पैसे हमसे चले गए, गवर्नमेंट से चले गए हैं, उन्हें वो कास्ट कहते हैं, और जो गवर्नमेंट के खजाने में आ गए उन्हें रेवेन्यू कहते हैं। तो इस बुनियाद पर वो कास्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। गार्डियंस किस बुनियाद पे करते हैं? गार्डियन इस बुनियाद पे करते हैं कि गवर्नमेंट से जितना पैसा गवर्नमेंट के खजाने से चला गया, प्रोजेक्ट पे लग गया, वो उसका कास्ट है, और जितना इस प्रोजेक्ट के मद में गवर्नमेंट को वापस मिलता है वो उसके बेनिफिट है। तो अमूमन इन लोगों का जो सीबीए का क्राइटेरिया है सीबीए को एवेल्युएट करने का, वो हमेशा इनका एनपीवी हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि जो